गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दो महान विभूतियों जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारा नया टॉपिक भी शुरू हो रहा है। इत्तेफाकवश आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर में देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है, बंगाल के नवाब, पंजाब एवं मैसूर। इससे रिलेटेड हम लोग वन लाइनर देखेंगे। और क्वेश्चन चूंकि आधुनिक भारत के इतिहास में, चाहे मान के चलिए आधुनिक भारत के इतिहास से आपके टोटल 10 से 12 या कभी कभी 12 से 15 क्वेश्चन भी जो है आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका आर ओ हो या यूपीपीसीएस हो। अगर पूरा कवर कर लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये मान करके चलिए कि 12 से 15 नंबर, यानी 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 7-8 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो पहला लेक्चर है, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला पॉइंट हमारा है, कह रहा है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग, यानी व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाला जो पहले प्रथम यूरोपीय थे वो कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय जो थे भारत आने वाले और समुद्री मार्ग से, तो वो दोस्तों थे पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग ही थे जो पहले यूरोपीय थे और समुद्री मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज, यानी यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो ये दोस्तों की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। और ये भारत आया था 17 मई 1498 ईस्वी को, और इसी के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो वो दोस्तों एक वहाँ के स्थानीय राजा थे जमोरिन। जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का जो है स्वागत किया, और वो ये वहाँ के स्थानीय शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट चूंकि हम लोग थोड़ा फास्ट रिवीजन के साथ देखेंगे, वन लाइनर है और आपके एग्जाम से पहले पहले कवर भी हो जाए। तो अगला कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपनी जो व्यापारिक कोठी है वो दोस्तों कोचीन में स्थापित की, जिसे कोची के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी पुर्तगाली उपनिवेश का पहला जो वायसराय था वो भारत में कौन नियुक्त किया गया? तो ये था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ये प्रथम वायसराय था जो कि भारत में नियुक्त किया गया, और कब? 1505 ईस्वी में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये दोस्तों पुर्तगालियों को दिया जाता है, क्योंकि जब पुर्तगाली आए तो सबसे पहले तंबाकू की कृषि भारत में अगर की तो पुर्तगालियों ने की, और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में की। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना वो कब की गई? तो ये 1556 ईस्वी में की गई, और कहाँ की गई? गोवा में की गई। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। कब की गई? 1556 में, और कहाँ की गई? गोवा में। और तंबाकू की भी कृषि सबसे पहले भारत में जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत एवं नीले जल की पॉलिसी यानी नीति किसने लागू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये किसने लागू की? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू की। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नीले जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है
ये कह रहा है कि विभिन्न देशों के खोजकर्ता और किस देश के, यानी खोजकर्ता और देश, जैसे भारत की खोज किसके द्वारा की गई, वास्को डी गामा के द्वारा की गई। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की। ये सब जो है ये समुद्री यात्री थे, इनके द्वारा जो है खोज की गई। और अगला है तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान के द्वारा की गई, जो कि इसी के नाम पर तस्मानिया का नाम भी रखा गया। और अगला है केप ऑफ गुड्स होप, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी खोज जो है बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वह किसे माना जाता है। तो ये दोस्तों अल्बुकर्क को माना जाता है। यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति की अगर बात करें तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक है वह अल्बुकर्क को माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। यानी किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। तो ये नीनो डी कुन्हा की जो है, ये नीनो डी कुन्हा उस समय वायसराय था जबकि गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेस आर्मेडा काफिला पद्धति, ध्यान रखिएगा, कॉर्टेस आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया। ये किसने प्रारंभ किया? तो ये भी पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेस आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। और अगला पॉइंट कह रहा है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए जो डच आए वो कहाँ के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? डच दोस्तों ये हॉलैंड के निवासी थे, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये डच भी भारत आए थे और व्यापार करने के लिए आए थे। तो भारत में व्यापार करने आए जो डच के निवासी थे हॉलैंड, जो कि वर्तमान नीदरलैंड। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद भारत में कौन से आए? डच आए। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैचिंग वाले में पूछ लेता है। और आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, यानी भारत में कौन कौन सी विदेशी कंपनियां हैं जिनका आगमन हुआ। पहली कंपनी जो थी, पहली कंपनी जो पहली कंपनी थी उसको देखते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादोर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों कहाँ की थी? पुर्तगाल की थी। और इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। भारत में पहली फैक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की, कहाँ? कोच्चि में। दूसरी कंपनी आई जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जो कि ये ब्रिटेन की थी। ये 1600 ईस्वी में आई और इसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित। क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये ध्यान रखिएगा। और यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी वो सबसे पहले अपनी जो है फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कोची में स्थापित की, कोची में। तीसरा है कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, जो कि हॉलैंड की कंपनी है। ये 1602 ईस्वी में आई और ये मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। चौथी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि देश है डेनमार्क, डेनमार्क की है और 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। और ट्रेम्बो ट्रैंकोबार, जो कि त्रावणकोर की में पहली फैक्ट्री स्थापित की। पांचवी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात द इंडस ओरियनलेस, जो कि फ्रांस की थी, 1664 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी कई बार क्वेश्चन यहाँ से मैचिंग में पूछ लिया है, कूट वाले क्वेश्चन भी बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा कह रहा है
यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है आपका ये मैचिंग और वन लाइनर में भी बना है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो कंपनियां आई जिनका आगमन हुआ, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, उसके बाद डच आई, डच के बाद ब्रिटिश कंपनी आई, और ब्रिटिश के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी, और उसके बाद स्वीडिश। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, ये क्रम से क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। और अगला अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। तो ये डचों के द्वारा, यानी किस यूरोपीय शक्ति द्वारा, तो डचों के द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। यानी कपड़ों का सबसे ज़्यादा यहाँ से डच कंपनियों ने निर्यात किया। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की। तो ये भी डचों के द्वारा स्थापित की गई संयुक्त पूंजी कंपनी। और अगला पॉइंट है कि वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759 ईस्वी में हुआ। किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो ये डच और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। पूछा गया है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो 1759 में हुआ। किन दो कंपनियों के मध्य हुआ, तो डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ। यानी दो शक्तियां थी और दोनों ही यूरोप की थी, डच और अंग्रेज। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। यानी जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, उस समय भारत का सम्राट अकबर था, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम ब्रिटिश नागरिक था वह कौन था, तो वो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस था। यानी जहांगीर के दरबार में आने वाला जो ब्रिटिश नागरिक था कैप्टन हॉकिंस था, जिसे जो है इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी, ध्यान रखिएगा। और ये वर्ष 1608 ईस्वी में। अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम और प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। यानी औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था किस ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को, तो वो अंग्रेज गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट है कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया। यानी महाधिकार पत्र जारी किया गया, तो ये फर्रुखसियार के द्वारा जारी किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे 1661 ईस्वी में का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप को प्रदान किया। अब देखिए, पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई द्वीप को प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किराए पे दे दिया, अर्थात बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कितने पे, 10 पाउंड वार्षिक किराया दिया। अब इन्होंने दहेज के रूप में पाया था बम्बई को, और इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को जो है किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और जो है पूछे भी गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख शहरों के संस्थापक देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी बन सकते हैं, मैचिंग और कूट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शहर और संस्थापक, जैसे कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, तो जाप चारनोक के द्वारा किया गया। मद्रास शहर की स्थापना
फ्रांसिस ड्रेक के द्वारा किया गया। नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियन एवं हार्वर्ड बेकर के द्वारा किया गया। और बम्बई की स्थापना गेराल्ड आनगियार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का जो मुख्य क्षेत्र था वो क्या था, कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो वो दोस्तों बिहार से जो है शोरा और अफीम प्राप्त किया जाता था। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है कोलबर्ट के प्रयास से की गई। कोलबर्ट, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई, तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के कार्यकाल में की गई। और अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, तो ये दोस्तों सूरत में की गई। और कब की गई, तो ये 1600 जो है 68 ईस्वी में की गई। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर एक था डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं की विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की किसने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला कह रहा है कि फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया, तो ये दोस्तों बनवाया गया पांडिचेरी में। फ्रांसीसियों ने बनवाया था और उस किले का नाम रखा फोर्ट लुई, किला बनवाया और पांडिचेरी में। पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो ये पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया, तो पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने जो है पराजित किया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बांडीवास का युद्ध, कई बार दोस्तों पूछा गया है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो ये 1760 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखिएगा। तो बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, तो अंग्रेजों ने पराजित किया था फ्रांस को। अगला है कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसों के मध्य लड़ा गया था। और अगला पॉइंट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, तो जो पहला कर्नाटक युद्ध है वह किस संधि से समाप्त हुआ किया गया था, तो एक्सला सैपल की संधि से इसे समाप्त किया गया। और एक्सला सैपल की संधि कब हुई, 1748 ईस्वी में हुई। आगे हम लोग देखते हैं कर्नाटक युद्ध, एक नज़र में देख लेते हैं ये कब हुआ और इनका क्रम देख लेते हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 48 ईस्वी तक चला। और प्रमुख जो कारण था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, ये 1746 से 48 तक। और इसकी जो संधि हुई एक्सला सैपल की संधि 1748 में होकर के ये युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध वो 1751 से 55 तक चला और इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसका मेन रीजन कि कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण ये युद्ध चला और ये पांडिचेरी की संधि पर समाप्त हुआ 1755 ईस्वी में। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध वो 1758 से 63 ईस्वी में और इसका प्रमुख कारण 7 वर्षीय युद्ध, 7 वर्ष तक ये युद्ध चला और औपनिवेशिक कारण था। संधि ये पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई के माध्यम से इसे समाप्त किया गया। तो दोस्तों कर्नाटक का युद्ध कई बार आर यूपीपीसी में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी मैचिंग और क्रम देख लीजिएगा और कब संधि हुई ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुगल सम्राटों ने नियुक्त किया स्वतंत्र रूप से
नियुक्त। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये दोस्तों मुर्शीद कुली खां था। और ये कब जो है बनाया गया? तो ये 1717 से 1727 ईस्वी का। ये मुगल सम्राट का जो है यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अगला है मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका, पहले इसकी राजधानी ढाका थी, इसे कहाँ हस्तांतरित किया? तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? यानी बंगाल का कौन सा गवर्नर है जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? तो ये जो गवर्नर है वो दोस्तों अलीवर्दी खां है। नेक्स्ट है कि 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो वो उस समय नवाब था सिराजुद्दौला। दोस्तों ब्लैक होल की जो घटना है वो उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। तो 20 जून 1756 को ये प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना घटी थी। और अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई और किसके मध्य संपन्न हुई? तो ये दोस्तों संपन्न हुई क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक की अगर बात करें तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाली थी। इसने लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। ध्यान रखिएगा प्लासी का युद्ध कब बहुत बार पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में हुआ और उस समय बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध लड़ा गया और जिसमें ब्रिटिश अर्थात रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय, यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय बंगाल के नवाब का जो सेनापति था वह सेनापति कौन था? तो वो था मीर जाफर, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया। अब देखिए मीर जाफर ने युद्ध में विश्वासघात किया जिसके माध्यम से सिराजुद्दौला की हार हुई। तो उस समय यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ उस समय बंगाल के नवाब का जो सेनापति था, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और उनका सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण ही सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय, यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल बादशाह अर्थात प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल जो बादशाह था वो आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद बंगाल का जो नवाब बना वो मीर जाफर अर्थात सिराजुद्दौला का सेनापति बना, क्योंकि इसने विश्वासघात करके अंग्रेजों को जितवाया था और अंग्रेजों ने इसी मीर जाफर को वहां का बना दिया नवाब। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो वो दोस्तों प्लासी के युद्ध से मानी जाती है जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। घटनाएं और वर्ष। ब्लैक होल की घटना घटी 20 जून 1756 को। आलमगीर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि हुई, ये हुई 1773 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और कह रहा है कि वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और नेक्स्ट है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम
अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। यानी इन सब लोगों ने मिल करके लड़ा था और इन सबकी सम्मिलित सेना को जो है अंग्रेजों ने पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला कह रहा है कि बक्सर, यानी बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश जो सेना का सेनापति था वो कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था और ब्रिटिश सेना का सेनापति जो है हेक्टर मुनरो था, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, यानी बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की पहली संधि हुई और पहली संधि के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और कलायू के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि कलायू तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यानी अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी, बिहार की दीवानी और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो ये दोस्तों इलाहाबाद की संधि के माध्यम से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कि स्वर्ग से उत्पन्न जो सेना नायक है किसे कहा गया? यानी रावण कलायु को कहा जाता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। और नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रावण कलायु के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के जो संस्थापक हैं देख लेते हैं एक नज़र। राज्य और स्थापना काल और संस्थापक, यानी बंगाल राज्य की स्थापना काल जो है 1717 से 27 है और इसके संस्थापक, बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खां थे। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में और इसके संस्थापक हैं निजाम उल मुल्क अर्थात चिनकिलिश खां। और भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई, चूड़ामल बदन सिंह के द्वारा की गई। अगला हम लोग देखते हैं कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में शहादतुल्लाह खां के द्वारा की गई। अवध की स्थापना 1722-24 के दौरान हुआ और शहादत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा किया गया। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा किया गया और रुहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां मंगस के द्वारा किया गया। और अगला है मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा किया गया। तो ये कुछ जो है राज थे इनकी स्थापना और कब हुई और संस्थापक इसके कौन थे। अब हम लोग देखते हैं कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है और 1799 ईस्वी। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये है शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और अगला पॉइंट है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये दोस्तों लाहौर में स्थित थी। यानी महाराजा रणजीत सिंह की जो राज्य की राजधानी थी वह लाहौर में थी। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। और अगला है कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई और अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो ये दोस्तों संपन्न हुई महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। यानी अमृतसर की संधि 1809 में हुई तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने
दूसरी आंखें रोशनी ले ली। ये किसका कथन है? महाराजा रणजीत सिंह का कथन है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। यानी भारत के प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। अगला है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी पहला आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और कब? 1846 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सन और युद्ध, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो संधि है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। अगला है महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी हुए वह खड़क सिंह हुए। कौन? खड़क सिंह। अब हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण संधियां, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है। तो महत्वपूर्ण संधियां देखिए, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। बड़गांव की संधि हुई 1779 ईस्वी में। सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। और देवगांव की संधि हुई 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई। ऊना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई। और साथ ही साथ अमृतसर की जो संधि है, तो अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में हुई। और आगे कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी उस समय शासक थे। इन्हीं के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला युद्ध, चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया। और ये युद्ध कब हुआ? 1849 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये दोस्तों दलीप सिंह था। वर्ष 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी। साथ ही साथ स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई। इसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा की गई। और दोस्तों इसी के साथ छोटा वीडियो दिया गया है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि एक एक दो दो टॉपिक करके ये कवर हो जाएगा। इससे पहले जो है एनसीईआरटी सार संग्रह में लगभग में सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे आपका जो है मॉडर्न भी कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री भी। और साथ ही साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जो है संविधान, इसको पॉलिटी कहते हैं, तो पॉलिटी भी कंप्लीट है। छोटे छोटे वीडियो हैं और सबका लेक्चर बाय लेक्चर सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग ना देखे हो, एनसीईआरटी फर्स्ट रिवीजन के साथ है, वो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे कि ये लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।